नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे और हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट और मॉनसून का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दे। आज हमारे साथ सेनको गोल्ड के एमडी और सीईओ शुभांकर सेन होंगे। साथ ही हमारे साथ 4 और एक्सपर्ट्स होंगे मार्केट के, जो आपको हर कमोडिटी पर अपनी राय देंगे और आपको बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी बताएंगे। बाबी पटेल होंगे ट्रेडबुल सिक्योरिटी से, दिव्या गगलानी एक्सिस सिक्योरिटी से, जिगर त्रिवेदी हमारे साथ रिलायंस सिक्योरिटीज से और अजय केडिया होंगे, एमडी हैं और रिसर्च हेड हैं केडिया कमोडिटी से। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले आज 10 फटाफट से खबरें देख लेते कि टॉप 10 खबरों में आज कहां पे क्या कुछ हो रहा है। क्रूड की बात करें तो $75 के ऊपर ब्रेंट है। सऊदी और रूस अगस्त के महीने से उत्पादन में और कटौती की जाएगी। सऊदी ने कहा है कि एडिशनल कटौती जो जुलाई के महीने में शुरू हुई थी वो अगस्त में भी 10 लाख बैरल की कटौती करेगा और रूस भी 5 लाख बैरल एक्सपोर्ट कम करेगा अगस्त में। सोने की बात करें तो बेहद सीमित दायरे में है एमसीएक्स पर 58,300 के आसपास। चांदी में हल्की तेजी दिख रही है, कल भी ठीक ठाक तेजी चांदी में दिखी थी, 70,400 के पास चांदी का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट यानी सितंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस कल 4% तक की तेज गिरावट दिखी, लेकिन आज हल्की तेजी दिख रही है। कॉपर मांग की चिंता से दबाव है। इंटरनेशनल मार्केट में एक महीने के निचले लेवल पे भाव है, 716 रुपए के करीब कॉपर का भाव है एमसीएक्स पर। गेहूं हफ्ते भर में 13% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है और इंटरनेशनल मार्केट में $6.3 प्रति बुशल के नीचे भाव आ चुका है। पाम तेल कल शानदार तेजी दिखी, आज 3,950 रुपए के नीचे है। आज 1% की गिरावट मलेशियाई पाम तेल में दिख रही है। कॉटन की बात करें तो आइस पर कॉटन का भाव 83 सेंट के ऊपर है। हफ्ते भर में 3.5% की तेजी आ चुकी है और एमसीएक्स पर में भी हल्की रिकवरी अब यहां पर दिखनी शुरू हो चुकी है। शुगर की बात करें तो यहां पर भी अब लोअर लेवल पे फिर से बाइंग आ रही है। $23 सेंट के ऊपर आइस शुगर का भाव है। कल 2% तक की तेजी आइस शुगर में देखने को मिली थी। जीरे की बात करें तो आज फिर से तेजी लौटी है और हल्दी में हल्की मुनाफा वसूली कल की तेजी के बाद दिख रही है। चलिए, सबसे पहले बात आज हम कर लेते हैं कच्चे तेल की, लेकिन कच्चे तेल को लेकर खबर यह है कि अब रूस भी अगस्त के लिए उत्पादन कटौती करेगा, 5 लाख बैरल एक्सपोर्ट घटाएगा और अगस्त में अतिरिक्त 10 लाख बैरल की जो कटौती है वो सऊदी अरब अगस्त में भी करेगा। केडिया जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल आगे आप क्या देख रहे हैं और क्या सलाह है इन लेवल्स पर? हाँ डेफिनेटली कच्चे तेल की अगर बात करें तो जिस ढंग से हमने डिस्पाइट के जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आए हैं ग्लोबली, चाहे हम यूएस की बात करें चाहे चाइना की बात करें, उसके बावजूद अगर हम देखें तो WTI 70 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्रेंट भी लगभग 75 के करीब। टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखते हैं तो मई ऑनवर्ड्स ऐसा हो चुका है कि मार्केट बार बार में 71, 71.50 से ब्रेंट घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। WTI भी हम देख रहे हैं कि 67 के नीचे नहीं जा पा रहा। फंडामेंटल साइड ऑलरेडी हमने देखा कि रशिया से ही लास्ट मंथ भी अपडेट आया था कि प्राइसेस कहीं ना कहीं $80 के ऊपर जाते हुए दिखाई देगी। वहीं ओपेक ने भी प्रोडक्शन कट के लिए बताया और रिसेंटली भी हमने देखा अगस्त मंथ से भी रशिया भी अपना आउटपुट कट कर रहा है। तो क्योंकि ऑलरेडी ये चीज फैक्टर ही है कि आगे जाके ग्लोबल मार्केट में जो डिमांड में डिटोरेशन आएगा उसी को देखते हुए ओपेक नेशंस ने, प्रोड्यूसिंग नेशन ने अपने प्रोडक्शंस कम किए हैं। तो आई थिंक मार्केट एक खुला एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ, बट डाउन साइड थोड़े रेस्ट्रिक्टेड है डिस्पाइट हम नंबर जो देख रहे हैं वो सपोर्टिव नहीं है। कमिंग ऑन एमसीएक्स यहाँ पे हम जरूर देख रहे हैं कि प्राइजेस को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ है, तो थोड़ा भी पुल बैक अगर मिलता है लेट से 5750 5800 के करीब तो वहां पे लेके चलना चाहिए। ध्यान रखिए वॉलेटिलिटी जुलाई महीने में बहुत सीवियर आने वाले कुछ इंडिकेटर्स है जिससे हम देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कैसी रहेगी। तो जुलाई मंथ में सीवियर वॉलेटिलिटी रहने की उम्मीद है। जो इमीडिएट इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि 5850 से 5900 तक का लेवल दिखा दे, बट पूरे जुलाई मंथ की बात करें तो ब्रेकआउट का वेट करें। $76 के ऊपर $80 तक का लेवल ब्रेंट में हम देख पाएंगे। उसका कारण मुझे लगता है वो प्रोडक्शन में जो कटौती आ रही है और चाइना भी स्टिमुलस देने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब देखते हुए पूरे जुलाई महीने में तो तेजी रहेगी, बट आज बिल्कुल इंटरडे में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। 5750 की रेंज में जो 5850 से 5900 तक का लेवल दिखा सकती है। ट्रेड के लिए जो कॉल है वो है 5,700 के आसपास, खरीदे 5,620 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाए 5,850 के टारगेट के लिए। जिगर, आपकी सलाह क्या है कच्चे तेल को लेकर?
Shraman, so more or less I'll go with the same view. See, अगर हम year to date की बात करें, क्रूड में हमने 12.5% का फॉल देख लिया है, लेकिन अगर WTI की हम बात करते हैं तो इट हैज नॉट गॉन बिलो 67, बट $74 के ऊपर भी नहीं गया, ये भी बात सही है। जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं रिसेंटली, चाहे वो रशिया को लेके हो या सऊदी को लेके हो, आई थिंक ये मार्केट को थोड़ा सपोर्ट करेगा। हाँ, अनफॉर्चुनेटली अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स देखते हैं मोस्ट ऑफ दी एडवांस कंट्रीज के, तो इतने भी यहाँ पे इतने सिग्निफिकेंट नहीं है जो मार्केट को पुश करे। लेकिन हाँ, इंट्राडे के लिए 5750 के आसपास लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप शुड बी 5700 इन जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट वुड बी 5850। दिव्या, आपकी कॉल क्या होगी कच्चे तेल को लेकर? इन लेवल्स पे आप क्या सलाह दे रहे हैं? 5750 का लेवल है, क्या आप भी खरीदारी की सलाह देंगे या कॉन्ट्राबेट है आपकी? गुड मॉर्निंग युष्मान जी। अगर मैं कच्चे तेल की बात करूं तो एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है काफी वीक से, 5500 से लेके 6100 तक। कल जैसे कि हमें अनाउंसमेंट आया कि प्रोडक्शन कट होने वाला है अगस्त मंथ से सऊदी अरेबिया और रशिया के और से, पर हमने देखा कि प्राइसेस जो है नेगेटिव क्लोज हुए, क्योंकि मेन रीजन ये है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो जो भी सब एडवांस कंट्रीज के वो थोड़े वीक आ रहे हैं, तो उसके वजह से प्राइसेस पॉजिटिव में क्लोज नहीं हो पा रहे। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे के लिए सेल ऑन राइस का व्यू रखना चाहिए। 5800 का जो पुट ऑप्शन है वो 165 के अराउंड बाय करे, स्टॉप लॉस हम 140 का रखे और टारगेट ऊपर में 200 का मेंटेन करें। अब आप बता दीजिए आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल में? भाविक, आपसे मेरा सवाल था कच्चे तेल को लेकर आज क्या कॉल दे रहा है? प्लीज अनम्यूट करें अपना ऑडियो। यस, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। मुझे लग रहा है कि ओपेक एक बेस बना रहा है कि आगे जाके भी अगर एशियन डिमांड थोड़ा वीक होता है तो फ्यूचर कट प्राइस सपोर्टिव के लिए। और कल क्योंकि हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग डेटा के बाद कच्चे तेल में थोड़ी गिरावट आई है, बट आई स्टिल थिंक के आगे जाके भी आई थिंक 5600 से 5950 के एक रेंज में ही ट्रेड कर सकता है। आज के दिन आई थिंक अराउंड 5700 के करीब आता है तो एक बार लॉन्ग ही कर सकते हैं 5800 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5650 का। अब एक अहम खबर की बात कर लेते हैं। हमारे साथ शुभांकर सेन साहब हैं, MD और CEO है सेनको गोल्ड के। उनसे बात कर लेते हैं उनके IPO को लेकर और फिर गोल्ड मार्केट का आउटलुक भी उनसे लेंगे। शुक्रिया शुभांकर आपका एक बार फिर से, हमेशा के लिए आप हमारे लिए वक्त आपने निकाला। सबसे पहले आपसे IPO पर बात करेंगे। सर, आपका IPO आज से खुल गया है, क्या तैयारी है? जो ये इशू साइज जो है आपकी वो उस 405 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू 270 करोड़ का है। इसमें से कितना आप एक्सपेंशन प्लान पे यूज करेंगे, कितना वर्किंग कैपिटल के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे और कहां-कहां इसका इस्तेमाल होगा? देखिए, ये मैक्सिमम यूजेज वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस बोल के हम लोग यूज करेंगे, बट ये रादर ग्रोथ कैपिटल के तौर पे ही हम लोग देखना चाहेंगे। हिस्टोरिकली हम लोग हर एक साल कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर 5-6 खुलते हैं और फ्रेंचाइजीज मॉडल जो अपना है, आज हम लोग का जो 136 स्टोर्स है एज ऑन 31 मार्च 2023 और स्टोर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें से 75 कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड है, जहां पे 16 से 18 करोड़ का इन्वेंट्री रहता है और 1.5-2 करोड़ का अपने को कैपेक्स करना पड़ता है फॉर द शोरूम इंटीरियर। तो उस हिसाब से हम लोग हर एक साल 5-6 स्टोर ओन करते गए और 4-5 फ्रेंचाइजीज ऐड करते गए। तो हम लोग उसी रेशियो प्रोपोर्शन में विद द फंड्स कमिंग इन अगर और थोड़ा एक्सेलरेटेड ग्रोथ कर पाएंगे, वो कोशिश जारी रहेगा और हम लोग वर्किंग कैपिटल फॉर ग्रोथ ऐसे ही यूज करेंगे। आपने जैसे कहा कि एसेट लाइट मॉडल जो है आपका, वो आपके लिए काफी कॉस्ट वाइज इफेक्टिव है, तो आगे जो एक्सपेंशन प्लान होंगे तो खुद के स्टोर पे आप ज्यादा करने वाले हैं या इस मॉडल के जरिए, फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए ज्यादा स्टोर का विस्तार करेंगे आप? देखिए, एसेट लाइट हम लोग का फ्रेंचाइजी मॉडल के कारण ये एसेट लाइट हो जाते हैं और हम लोग का जो रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है in terms of comparison with the fellow jewelry industry, we are on the better side. हम लोग का अच्छा रिटर्न आ जाता है। तो फ्यूचर के बारे में तो हम लोग ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, पर हम लोग का अगर आप रेशियो देखें, मोटा मोटी 50-50 रेशियो में हम लोग का ओन स्टोर और फ्रेंचाइजी स्टोर चलते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी में वी लुक फॉर गुड पार्टनर्स। फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, सेनको का गुडविल उनका हाथ में देंगे तो वो लोकल मार्केट में उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे। तो वी विल वांट टू कंटिन्यू विद द पास्ट ट्रेंड, वैसे ही चलेंगे।
हर स्टोर के हिसाब से अगर मार्जिन बोले तो सर किस तरह के फ्रेंचाइजी स्टोर से किस तरह के मार्जिन आप लोग क्लॉक करते होंगे, और जो आपके खुद के स्टोर से वहां पर मार्जिन किस तरह के हैं? सो एज पर द बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप अगर एनालाइज करोगे तो आपको देखेगा कि अराउंड 16.5% का ब्लेंडेड ग्रॉस मार्जिन हम लोग का होते हैं, और उसमें से ओन स्टोर में मोटा मोटी 18 से 20% मार्जिन जब फ्रेंचाइजी रहते हैं तो हम लोग 35% ऑफ दैट 18-20% मतलब 5-6% खुद के लिए रख के 12% और अप्रोक्सीमेट फ्रेंचाइजीज को हम लोग पास ऑन कर देते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग का फ्रेंचाइजी मॉडल चलता है, और इसी तौर के लिए ही हम लोग का जो छोटे छोटे शहर है, आज अगर हम लोग का टोटल नंबर ऑफ स्टोर है वो मेट्रो सिटी, टायर 1 सिटी एंड टायर 2, 3, 4 सिटी, हर एक सिटी में हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये जो रूल्स रेगुलेशंस जो भी आ रहे हैं, हम लोग का क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कलकत्ता की कारीगरी, द कारीगर्स वी आर वर्किंग डायरेक्टली विद देम, हम लोग का डिजाइन, हम लोग का एवरेज टिकट साइज 60 to 70,000 रुपीज है। मतलब आप बैक कैलकुलेट करोगे तो 8-9 ग्राम ऑफ गोल्ड। सो अपना जो इंडिया का जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, हम लोग उनके लिए ज्वेलरी बनाते हैं, फैलावट, दिखने में हैवी, वजन में कम, और उस हिसाब से हम लोग सब जगह पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। अब सर कमिंग बैक टू बुलियन मार्केट, क्या लग रहा है आपको बुलियन मार्केट में जिस तरह के ट्रेंड है, जिस तरह के लेवल्स है, आपको लग रहा है इन लेवल्स पे बायर्स आ रहे हैं? अगर हिस्टोरिकल जो डिमांड होते हैं उन डिमांड से अगर आप कंपेयर करें तो क्या इस प्राइस पर एक बाइंग लेवल कम हुए हैं, क्या बायर्स कम आ रहे हैं क्या? नहीं, देखिए बायर्स वॉल्यूम में अगर ओवरऑल देखा जाए तो लोगों का बजट तो ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। अगर किसी का 1 लाख का बजट है वो 1,05,000 1,10,000 तक खर्चा करेंगे, बट बाइंग ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बाइंग तो हो रहा है। सामने वेडिंग सीजन के लिए बाइंग हुआ तो इन जनरल बाइंग हो रहा है। एक लास्ट ईयर हम लोग का 15% ग्रोथ आया। द ईयर बिफोर दैट जो सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक वाला ईयर है उसमें 35% ग्रोथ आया, तो वो था वॉल्यूम का ग्रोथ, क्योंकि वैल्यू में उतना गोल्ड प्राइस इंक्रीज नहीं किया था। मगर जब गोल्ड प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग वैल्यू में ग्रोथ दिखता है, वॉल्यूम में भी उतना ग्रोथ नहीं दिखता है। तो इस हिसाब से बाइंग हो रहा है। और आपको एक मजे का बात बताऊं, 2007-8 में मैं बिजनेस ज्वाइन किया, हम लोग का टर्नओवर था 134 करोड़। आज हम लोग जब बात कर रहे हैं टर्नओवर 4,000 करोड़ क्रॉस कर लिए। सो 30x ग्रोथ हुआ है बिजनेस का। हाँ, उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस था ग्राम का 5,000 रुपया, आज हो गया ग्राम का 60,000 रुपया, विच इज 12 टाइम्स बढ़ गया। बिजनेस 30 टाइम्स बढ़ गया। आप समझ गए इंडिया का ग्रोथ नेक्स्ट 10-15 साल में, वी आर ऑल वेरी पॉजिटिव दैट जिस हिसाब से चल रहे हैं इंडिया का बहुत ग्रोथ आने वाले हैं। हम लोग अच्छे प्रोडक्ट, अच्छा डिजाइन, सब अच्छे व्यवहार से कस्टमर को ट्रीट करेंगे तो अपना बिजनेस का ग्रोथ आने ही वाला है। सवाल आपसे शुभंकर सेन जी होगा, गोल्ड प्राइस को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्या लग रहा है जो करंट लेवल है हाल के रिकॉर्ड से, अब अगर आप देखें तो एक अच्छा हेल्दी करेक्शन भी आ चुका है। रिकॉर्ड से करीब 3,500-4 हजार रुपए नीचे भाव है, करीब 4,000 रुपए का नीचे का भाव है। क्या लग रहा है इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए और आगे किस तरह के प्राइस रहेंगे? छोटा जवाब दीजिएगा। छोटा जवाब यही है कि प्राइस रेंज बाउंड होगा, ये प्राइस में खरीदारी कर सकते हैं। मे बी नीचे के तरफ और 2-2.5 हजार रुपया जाए, ऊपर की तरफ भी 2-2.5 हजार रुपया जा सकता है। तो एक रेंज बाउंड चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो हर टाइम हम लोग को खरीदारी करना ही चाहिए। शंकर सेन साहब, और इशू के लिए भी ऑल द बेस्ट आपको कि इशू को बेहतर सब्सक्रिप्शन मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात बुलियन मार्केट की कर रहे हैं तो और एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं। केडिया जी, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय। 58,300 के आसपास गोल्ड और 70,400 के ऊपर चांदी का सितंबर का वायदा है। इन दोनों ही काउंटर में क्या सलाह देंगे आज आप? यूएस हॉलीडे पे है जिसकी वजह से हमें नहीं लगता कुछ बड़ा तेजी मंदी होगा, बट जिस ढंग से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि डॉलर इंडेक्स भी 103 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, गोल्ड 1900 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है और कल फेड के मिनट्स आने हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि जुलाई में 0.25 से रेट हाइक होगा और अगस्त में भी मे बी पॉसिबल है 0.25 से रेट हाइक होगा। तो ये मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है, तो आज तो मुझे लगता नहीं कि बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी मंदी रहेगा, बट ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए, जहां पे 58
58,100 पे हमको गोल्ड को बाय करके चलना चाहिए। 57,850 के स्टॉप लॉस से 58,600 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो बेस मेटल से प्रेरित होकर बेस मेटल के में जैसे रिकवरी थोड़ी बहुत देखने मिली है, कॉपर में खास करके उसका एक सपोर्ट चांदी पे मिला, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब एक गिरावट दिखने लग गई है जो बता रहा है कि चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है। तो मुझे लगता है कि चांदी के अंदर 70,000 का एक बेस बन चुका है, तो 69,800 से 70 की रेंज में आप बाय करके चलिए। 69 का स्टॉप लॉस रखिए। 71,200 तक के इमीडिएट टारगेट देखने मिल सकते हैं, बट आज ट्रेड काफी लिमिटेड रहेगी क्योंकि यूएस इंडिपेंडेंस के चलते आज हॉलीडे रहेगा, तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं रहेगा। बट फेड के मिनट से पहले मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहेगी। आप किन लेवल्स पे खरीदना पसंद करेंगे भाविक पटेल? आई थिंक चांदी मुझे ज्यादा बेहतर लग रही है, तो चांदी सितंबर अराउंड थोड़ा 70,100 के करीब आती है, तो मैं 70,700 के टारगेट के लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा, और स्टॉप लॉस अगर है तो वो मेंटेन कीजिएगा 69,700 का। अब जिगर, अब आप बताइए, 58,300 के आसपास गोल्ड और चांदी 70,400 के आसपास है, क्या यहाँ पर खरीद कर जाए गोल्ड और सिल्वर में आज? इंट्राडे के लिए आज हमें बाइंग करके जाना चाहिए। सी ऑफ कोर्स हॉलिडे शॉर्ट एंड सेशन है, बट फेड की मीटिंग की मिनट्स आएगी, फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल नंबर्स भी आने वाले हैं, सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट। मुझे लग रहा है $1,900 का बहुत अच्छा सपोर्ट है कॉमेक्स गोल्ड पे, एंड यहाँ अगर मैं सिल्वर की बात करूँ $22 का सपोर्ट लेके हम चल सकते हैं। यस, जुलाई में एंड अगस्त में इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स की मैं बात करता हूँ 101, 101.5 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। करंट लेवल इज 103। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे और कोई मूवमेंट आएगी। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड बाय करके चलना चाहिए करंट लेवल पे ही 58,300 एंड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 58,220 स्टॉप लॉस, 58,460 इज द टारगेट। सिल्वर की बात करें, ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इतना एनकरेजिंग नहीं है, लेकिन अगर स्टिमुलस पैकेज भी आए, चाइना से स्टिमुलस पैकेज भी अगर आ ही जाता है तो देन इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव। एंड अगर सिल्वर की हम बात करें, यस, इंट्राडे में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चले 70,300 के आसपास, 70,100 का स्टॉप लॉस लेके चले 70,700 की टारगेट के लिए। भैया, आप सहमत है तीनों एक्सपर्ट से? तीनों एक्सपर्ट्स बाई कॉल दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, आपकी भी कॉल वही है सिमिलर लाइन पे? हाँ, मेरी भी कॉल बाय ऑन टिप्स की रहेगी। जैसे कि डिस्कस किया कि काफी इवेंटफुल वीक है, तो हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर में ये वीक में। गोल्ड जो है हम लोग 58,100 के आसपास बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 57,950 का रखें, और टारगेट ऊपर में 58,300 का मेंटेन करें। और सिल्वर भी 70,000 के ऊपर अच्छा सस्टेन कर रहा है, तो उसके आसपास ही बाय करें 69,900 के अराउंड। स्टॉप लॉस हम 69,500 का मेंटेन करें, और टारगेट ऊपर में 70,400 का रखें। अब आगे बढ़ते हैं, बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। हालांकि बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है। केडिया जी, इस रेंज के मार्केट में भी कोई कॉल बन रही है क्या, और किस साइड की बन रही है, और कौन सी मेटल आपकी टॉप पिक होगी आज? तो पूरे बेस मेटल में हमने काफी लैकलस्टर मूवमेंट देखा, बिकॉज जिस ढंग से चाइना से हमने ग्रोथ के जो नंबर्स देखे वो थोड़े से सपोर्टिंग नहीं है। बट डिस्पाइट इट हमने देखा कॉपर और जिंक ऐसी कमोडिटी है जो लोअर लेवल से वापस काफी अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कॉपर में वैसे 712 713 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट आई थिंक अगर 715 के आसपास भी मिलता है लेके चलना चाहिए। 720 का इमीडिएट टारगेट है, 722 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। वहीं जिंक के अंदर भी मल्टीपल ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि 210 211 के सपोर्ट से मार्केट उठने की बार बार में कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा पुल बैक का वेट कर लीजिए। आई थिंक प्राइजेस के अंदर अगर 210 के करीब मिले तो बेटर है बाइंग के लिए। इमीडिएट टारगेट 215, बट 218 तक के भी लेवल दिखेंगे। तो पूरे बेस मेटल में बाकी आइटम को छोड़कर कॉपर और जिंक, ये दो कमोडिटी मुझे लगती है रिकवरी कर सकती है, क्योंकि शंघाई में और एलएमई पे अगर कॉपर के स्टॉक की बात करें या फिर आउटपुट्स की बात करें पेरू में, वहां पे हमने कंटिन्यू गिरावट देखी है जो कहीं ना कहीं कॉपर को ज्यादा सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो कॉपर और जिंक में बाइंग डेफिनेटली करके चल सकते हैं। वो टॉपिक है केडिया जी की 720 के टारगेट के लिए कॉपर और 215 के टारगेट के लिए जिंक खरीदने की सलाह है। जिगर, आपकी टॉपिक का क्या होगी बेस मेटल्स में, आप कहां दाव लगा रहे हैं? कॉपर, I'll go long with copper in fact। तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 716 के आसपास मिले, one should go long। 712 का स्टॉप लॉस लेके चले, 724 का यहाँ टारगेट बहुत ही एक ल्यूक्रेटिव टारगेट रहेगा। ठीक है देवे, आपकी टॉपिक क्या होगी मेटल में?
मेरी भी टॉपिक कॉपर के अंदर रहेगी। कॉपर कंपैरेटिवली बाकी सब बेस मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 710 के ऊपर सस्टेन कर रहा है अच्छे से। 713 के आसपास बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 709 का रखे और टारगेट ऊपर में 718 का मेंटेन कर रहे हैं। बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। जिगर, आप नेचुरल गैस पे क्या सलाह देंगे? कल तेज गिरावट वापस से दिखी थी, लेकिन आज हल्की तेजी दिख रही है। क्या बाइंग बन रही है इन लेवल्स पे? 220 के आसपास है एमसीएक्स प्रभाव। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए आज? सी, अगर ईयर टू डेट बात करें, इट हैज गॉन डाउन बाय 42%। थोड़ा बहुत करेक्शन, पुल बैक यहाँ मार्केट में देखने को मिल सकता है। 220 के आसपास जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चले, 215 का स्टॉप लॉस एंड 230 के टारगेट के लिए यहाँ पे भी लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। लौटते हैं एग्री मार्केट की ओर। सबसे पहले जीरे की बात कर लेते हैं। केडिया जी, जीरे पर आपसे सवाल होगा। जीरे के जो अराइवल्स के जो नंबर आए हैं गुजरात के 1 फरवरी से 30 जून तक, वो तो जो तमाम मंडियां हैं, वो सरकार को जिन मंडियों से टैक्स भरा गया उसके हिसाब से 20% 2022 के मुकाबले ज्यादा अराइवल्स थे। और ऊंजा मंडी में तो 12% ज्यादा अराइवल थे पिछले साल के मुकाबले। ये डेटा है 1 फरवरी से 30 जून तक के। और जून महीने में भी कुल आवक 15% गुजरात में ज्यादा रहे। हालांकि राजस्थान में आवक थोड़े कम रहे हैं, लेकिन आवक में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। फिर भी दाम इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं केडिया जी? क्या डिमांड अचानक से इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? ये डिमांड अचानक से इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, बट एक एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। बिकॉज जो आपने अराइवल के फिगर दिखाए, डेफिनेटली वो मैनेज हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए, पिछले साल के क्रॉप में जैसे हमने 71 लाख बैग के आसपास का FISS का एक्सपेक्टेशन था, और जो मार्च में हमने अनशेड्यूल्ड रेन दिखा, उसके बाद वो प्रोडक्शन में ड्रॉप आया। तो अराइवल तो भाव अच्छे हैं, तो डेफिनेटली अराइवल भी बढ़ेगी। बट अब हो क्या रहा है कि सीरिया तुर्की से भी उम्मीद थी कि प्रोडक्शन अच्छे रहेंगे। वो वहां पे हमने देखा कि वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से वहां पे भी यील्ड में ड्रॉप है। और इंडिया के पास भी उतना सफिशिएंट स्टॉक नहीं है जो हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए और एक्सपोर्ट में भी दे पाएंगे, जिसके चलते हर भाव में, हर गिरावट में आप प्राइजेस में देखेंगे कि कंटिन्यू एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल टेक्निकली मार्केट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बीच में हमने पिछले 2 सेशन में एक अच्छी खासी गिरावट भी देखी है। बट शॉर्टेज वाला जो सिनेरियो है वो आगे भी हैम्पर करता हुआ दिखाई देगा। इसकी वजह से प्राइजेस के अंदर एक रैली बनी हुई है। तो मुझे लगता है अभी भी 52,500 का एक अच्छा सपोर्ट था। प्राइजेस ने बिल्कुल कल के सेशन में उसको सपोर्ट देता हुआ दिखाई दिया। तो आज के लिए मुझे लगता है 53,500 पे लेके चलिए। 53 के नीचे का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए। 54,500 का जब मिलेगा। बट आप ये देखिए, नया माल जो आने वाला है वो मार्च में आने वाला है, और आगे हमारे डोमेस्टिक फेस्टिवल भी है, एक्सपोर्ट में भी माल चाहिए, सोइंग के लिए भी जीरा चाहिए। इसकी वजह से ये शॉर्टेज कंटिन्यू बनी रहेगी और भाव को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में भी। जीरे को लेकर क्या कहेंगे केडिया जी? जिले में मुझे लगता है फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। अगर कोई महीने 2 महीने का व्यू भी लेके चलता है तो मुझे लगता है 60,000 तक का लेवल बैर मिनिमम देखने मिल सकता है। फंडामेंटल काफी मजबूत है। स्टॉक टू यूज रेशियो की अगर बात करें, उसमें हमने कंसिस्टेंटली 2 सालों में फॉल देखा है, जिसकी वजह से ये तेजी बनी हुई है। भाविक, आपकी कॉल ग्वारसीड और ग्वारगम में क्या करना चाहिए आज? चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो एक रैली आनी थी वो आ चुकी है। अभी स्विंग स्टार्ट हो गई अच्छी है राजस्थान में, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत प्राइसेस में प्रेशर रहेगा। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी थोड़ा वीक हुए हैं, तो उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट डिमांड कम होगी। तो कुआर सीड जुलाई अराउंड 54.90 पे बेच के चल सकते हैं 53.80 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 55.60 का। जी, आपकी कॉल क्या है ग्वार में? क्या करना चाहिए आज ग्वार में? केडिया जी, आपसे मेरा सवाल था ग्वार सीड और ग्वारगम में आज क्या करना चाहिए? देखिए, गवारसीड गवारगम की बात करें तो हमने पिछले हफ्ते में रेशियो के अंदर बाउंस आते हुए देख पा रहे हैं। और कभी भी गवारगम और गवारसीड के रेशियो में अगर जंप आता है तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आते हुए दिखाई देगी। तो मुझे लगता है गवारसीड गवारगम में अब मानसून वाला फैक्टर भी है, सोइंग का फैक्टर भी, और साथ में इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। ये प्राइस को सपोर्ट करेगा। तो गवारसीड के अंदर 5400 के रेंज में लेके चलिए। 5320 के स्टॉप लॉस से इमीडिएट टारगेट 5650 का रहेगा। वहीं गवारगम में भी हम देख रहे हैं कि 10,500 के ऊपर प्राइसेस अच्छे से होल्ड करके चल रहे हैं। तो 11,200 के ओवरऑल टारगेट रहेगा। बट करंट लेवल से एक्यूमुलेट करके बाइंग करके लंबा व्यू भी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है गवारसीड गवारगम पे। ग्वार को लेकर शुक्रिया केडिया जी आपका, जिगर आपका, दिव्या गगलानी आपका और भाविक आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन जाते जाते मानसून का अपडेट आपको दे दे कि 1 जून से 3 जुलाई तक देश भर में सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। कल देश भर में सामान्य से 22% कम बारिश हुई। हालांकि जून की जो डेफिसिट थी वो तेजी से कम हो रही है। देश भर में समय से 6 दिन पहले मानसून की एंट्री हो चुकी है।
रविवार को मॉनसून पूरे देश में पहुंच चुका है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए आज येलो अलर्ट है। इसके अलावा केरल के भी 2 ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। अब डेफिसिट वाले राज्य कौन से हैं? केरल, जहां पर सबसे कम बारिश इस साल हुई है, 58% सामान्य से कम बारिश। तेलंगाना में 51% और कर्नाटक में 48% कम बारिश हुई है। महाराष्ट्र में भी 39% कम बारिश हुई। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां बम्पर बारिश हुई, उसमें राजस्थान सामान्य से 156% ज्यादा बारिश, गुजरात में 123% और दिल्ली 80% और हरियाणा में 27% ज्यादा बारिश हुए थे। कुछ मानसून का अपडेट आपके लिए। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो प्रियंका आपके लिए लेकर आएंगी वायदा बाजार का पूरा एक्शन। नमस्कार।